दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र की प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र वर्ष 2015 का हल प्रश्न पत्र, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए तथा कठिन प्रश्नों को अलग से नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम रिवीजन में आसानी रहे। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र है राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा का नागरिक शास्त्र का, इसका पहला प्रश्न है, वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य किसने अंतर किया था। ऑप्शन है आपके एवी डायसी, लास्की, जॉन ऑस्टिन और बोधा। तो सही उत्तर है दोस्तों एवी डायसी ने लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी में अंतर किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। तो ये प्रश्न देखिए कई बार आ चुका है। इस कथन को जो है मैकाइवर से जोड़ा जाता है। मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी दोहराया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता। आप जानते हैं कि जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, लेकिन सीले एक विचारक हैं, वो भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर है मैकियावेली द्वारा राज्य शब्द का आधुनिक अर्थों में प्रयोग पहली बार किया गया था और मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित लेखकों में से कौन यह मानता है कि राजनीतिक विज्ञान सरकार के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन है आपके गेटेल, सीले, गार्नर और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ये कथन सीले का है और सीले और लिकाक जैसे विचारक जो हैं उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान का संबंध केवल सरकार के अध्ययन से है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान इतिहास और राजनीति के मध्य स्थित है, ये कथन किसका है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि राजनीति विज्ञान इतिहास और राजनीति के मध्य स्थित है। तो सही उत्तर है लॉर्ड ब्राइस का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से राज्य का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो भूमि यानी क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है संप्रभुता, क्योंकि संप्रभुता के बिना किसी भी राज्य को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और संप्रभुता शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक जीन बोधा ने किया था। अगला प्रश्न है, जन संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो अब तो याद हो गया होगा आपको, जन संप्रभुता या लोक संप्रभुता की अवधारणा रूसो द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन ये विश्वास करता था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है और यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती है। ऑप्शन है आपके लाक, रूसो, बेंथम और मार्क्स। तो सही उत्तर है मार्क्स राज्य को दमनकारी संस्था मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आर्थिक निर्धारण सिद्धांत या आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने राज्य के आधार और अधिरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जो है बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल जो है राज्य का, वो मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आधार अधिरचना जो सिद्धांत है दोस्तों, इसके अनुसार मार्क्स का मानना है कि समाज के 2 तत्व होते हैं, आधार और अधिरचना, और समाज का प्रमुख तत्व आधार जो होता है ये उत्पादन प्रणाली से संबंधित होता है और आधार में परिवर्तन से अधिरचना में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक समझौता को अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ दिया था। तो ये हैं दोस्तों थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता से जोड़ दिया था।
अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है? तो ये हैं R.H. टॉनी। R.H. टॉनी का मानना है दोस्तों कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने लिखा है कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है? ये प्रजातंत्र या लोकतंत्र में समानता को आलोचना करते हुए किसने ये कहा है कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है? तो सही उत्तर है दोस्तों एडमंड बर्ग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, ये कथन किसका है? तो T.H. ग्रीन का मानना है दोस्तों कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, ये केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। अगला प्रश्न एक कथन है कि किसने कहा है नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है? तो सही उत्तर है दोस्तों गार्नर। गार्नर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं। उन्होंने राजनीति शास्त्र को अधिक और कम मानव ज्ञान की उपयोगी शाखा माना है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? तो सही उत्तर है प्रोफेसर E.M. व्हाइट का मानना है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, ये किसने कहा है? तो शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, ये विचार हम जब प्लेटो के न्याय सिद्धांत पढ़ रहे थे तो उसमें आया था। एक प्रसिद्ध जो सोफिस्ट विचारक हैं थ्रेसीमेकस, उनका मानना था कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। अगला प्रश्न है, समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर होना चाहिए, ये कथन किसका है? तो हेराल्ड जोसेफ लास्की का कहना है कि समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। अगला प्रश्न है, किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया था? तो बेंथम, जेरमी बेंथम द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार कर दिया गया था। और बेंथम जो है अधिकारों के कानूनी अधिकार के सिद्धांत का वर्णन करता है। और प्राकृतिक अधिकारों का ये जो अवधारणा है ये लाक द्वारा प्रतिपादित की गई थी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, कौन नव वामपंथी विचारक है? तो हर्बर्ट मार्क्यूजे दोस्तों ये नव वामपंथी विचारक हैं। और उदारवाद की तरह मार्क्सवाद भी कई शाखाएं हैं। नव मार्क्सवाद, नव वामपंथवाद, दक्षिण पंथवाद, समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, ये सभी कई मार्क्सवादी शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है, किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों ग्रामसी। एंटोनियो ग्रामसी ने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व यानी हेजीमनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो बुद्धिजीवियों का वर्चस्व ग्रामसी का विचार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने दबाव समूहों को एक अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा था? तो सही उत्तर है S.E. फाइनर। फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा है। और D.D. मैकिन एक विचारक हैं, उन्होंने इसे अदृश्य सरकार कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संरक्षात्मक भेदभाव का विचार किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है समानता के विचार से संबंधित है संरक्षणात्मक भेदभाव का सिद्धांत। कौटिल्य किसका समर्थक था? तो दोस्तों कौटिल्य जो है वो राजतंत्र का समर्थक था। और प्राचीन काल में अपने यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और कौटिल्य ने उसी व्यवस्था का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो सही उत्तर है मनु राज्य के दैवीय सिद्धांत के समर्थक थे। अगला प्रश्न एक बुक है, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही उत्तर है वाल्टर लिपमैन की रचना है पब्लिक ओपिनियन, और जो 1922 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों कार्ल मार्क्स द्वारा उसके ग्रंथ दास कैपिटल में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके दोस्तों एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, जॉन लॉक और हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसमें जॉन लॉक को उदारवाद का जनक या लिबरलिज्म का जनक माना जाता है।
अगला प्रश्न है कौटिल्य के द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो सही उत्तर है दोस्तों जो है कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और सप्तांग सिद्धांत में ये माना जाता है कि राज्य के 7 अंग हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र। अगला प्रश्न है कौन लोकमत के अभिकरण के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों लोकमत के अभिकरण में परिवार और प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं और संचार के साधन आते हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो गलत सूचीबद्ध जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि सभी जो साधन हैं ये सभी कारक लोकमत के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत ये आपका आदेशात्मक सिद्धांत है। ये आदेशात्मक सिद्धांत और इसके विश्लेषणकर्ता जॉन ऑस्टिन है। अगला प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो ये था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और इसके प्रतिपादकों में हाब्स, जॉन लॉक और रूसो का नाम प्रमुख है। अगला प्रश्न है यह किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? ये आर्यन गिलक्राइस्ट का विचार है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है, ये भी सही है। तो इसमें अध्यक्षात्मक शासन की प्रमुख प्रणाली या विशेषताएं उपर्युक्त सभी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बुक है ए थियरी ऑफ जस्टिस, इसके लेखक कौन है? तो जॉन रॉल्स की कृति है ए थियरी ऑफ जस्टिस। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? तो ये परिभाषा लोकतंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और सीले द्वारा दी गई है और कई बार टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया है? तो ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में किया है। और ऑस्टिन को दोस्तों संप्रभुता सिद्धांत के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या विशेषता पाई जाती है? तो दोस्तों संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती है जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ नहीं हो। ये कथन किसका है? तो ये H.J. लास्की यानी हैरल्ड जोसेफ लास्की का विचार है कि राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे आर्थिक समानता का साथ नहीं है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की और केवल 1 प्रकार की। तो महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा जो है वो 3 प्रकार की होती है: जागृत हिंसा, कायरों की हिंसा और औचित्यपूर्ण अहिंसा। अगला प्रश्न है, कौन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो सही उत्तर है मूल्य प्रधान अध्ययन जो है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये कथन है किसने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? तो ये गिलक्राइस्ट का विचार है कि जो पार्टी सिस्टम है वो किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है? ऑप्शन है आपके F.L. सूमा, E.E. जिम्मर्न, मार्टिन किंगस्ले और R.M. हचिनसन। तो सही उत्तर है F.L. सूमा का कथन है कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मार्ग राष्ट्रीयतावाद से ही होकर गुजरता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये कथन किसका है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? तो ए ब्राइस का कथन है। ब्राइस मानते हैं कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है और जनमत के अभाव में लोकतंत्र स्थिर हो जाएगा।
किसने कहा है कि मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। उन्होंने ईश्वर सत्य और प्रेम को माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं है? तो ये जॉन लॉक का कथन है। समाजवादी विचार का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके शैक्षिक समानता से, राजनीतिक सांस्कृतिक समानता से, राजनीतिक समानता से और आर्थिक समानता से। तो सही उत्तर है समाजवादी विचार का संबंध आर्थिक समानता से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीता बोध किसने लिखा है? गीता बोध महात्मा गांधी की कृति है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें देखिए बाल गंगाधर तिलक भी ऑप्शन में है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की रचना है गीता रहस्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था। सो सही उत्तर है सप्तांग सिद्धांत का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? ऑप्शन है आपके लास्की, पापर, सीले और बारकर। तो बारकर, अर्नेस्ट बारकर का कथन है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। अगला प्रश्न है, किसने घोषित किया है कि न्याय औचित्यपूर्णता है? तो ये जॉन रॉल्स का कथन है कि न्याय जो है वो औचित्यपूर्णता है। अगला प्रश्न है, कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? संगोष्ठी अपनाते हैं, प्रचार भी अपनाते हैं, लॉबिंग भी अपनाते हैं, चुनाव में भाग लेना। दबाव समूह चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि ये कार्य राजनीतिक दलों का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक दल की सर्वप्रथम परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो एडमंड बर्क द्वारा सबसे पहले जो है राजनीतिक दल की परिभाषा दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, औचित्यपूर्ण शक्ति क्या होती है? तो प्रभाव को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस औचित्यपूर्ण शक्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट पार्टी एंड द स्टेट पुस्तक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये एंजिल्स की रचना है। एंजिल्स जो कि मार्क्स का एक प्रमुख सहयोगी था। अगला प्रश्न है, कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों, भूमंडलीकरण का तात्पर्य विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के विकास में कौन सा तत्व सहायक रहा है? ऑप्शन है रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियां और उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? ऑप्शन है आपके डेविड एप्टर, एलेन बाल, एमोस और लीकाक। तो सही उत्तर है दोस्तों एलेन बाल राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक शक्ति को मूलभूत अवधारणा मानते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कब लड़ा था? तो सही उत्तर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 39, यानी बी और सी दोनों कथन इसमें से सही हैं, दोनों ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 1939 में 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े और दोनों बार ही वो अध्यक्ष भी चुने गए थे, लेकिन वर्ष 1939 में गांधी जी से मतभेदों के चलते कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों 24 अगस्त 1946 को भारत के प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो ये है भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो सही उत्तर है संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद को ये अधिकार है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बनाए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य है।
अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन देते हैं किसको? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्यों को दिशा निर्देश देते हैं कि वे अपनी नीतियां बनाने में इन तत्वों को शामिल करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द कॉलेजियम का संबंध किससे है? तो कॉलेजियम का संबंध उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 162 राज्य का महाधिवक्ता और अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्व। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका संविधान का अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के दायित्व या कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए विधानसभा में पूछ रहा है, धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संसदीय समितियों में से कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? ऑप्शन है आपके प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। तो आश्वासन समिति जो है ये आपकी वित्तीय समिति नहीं है, जबकि प्राक्कलन, लोक लेखा और लोक उपक्रम समिति संसद की जो हैं वित्तीय समितियां कही जाती हैं। अगला प्रश्न है, किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो सही उत्तर है, लोक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो ये हैं संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं? तो लॉर्ड रिपन। सही उत्तर है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य कौन करता है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो चुनाव और मतदान सूची को तैयार करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? आप जानते हैं केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना की सिफारिश प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी दोस्तों, ये है। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो था ये 1966 में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है? तो याद रखिएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा है। अगला प्रश्न है, भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 होती है, लेकिन कुछ राज्यों में 60 से कम सीटों वाली भी विधानसभाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? तो सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो ये राज्य विधान परिषद। सभी राज्यों में दोस्तों राज्य विधान परिषदें नहीं हैं, लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें भंग नहीं किया जा सकता है, यानी ये अस्थायी सदन होते हैं, लेकिन इनको समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्य परिषद कब गठित की गई थी? तो वर्ष 1990 में प्रथम अंतर्राज्य परिषद गठित की गई थी, 10 अक्टूबर 1990
1990 को। और अंतर्राज्य परिषद का संबंध गठन से प्रावधान से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 263 में किए गए हैं। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में कब लागू की गई थी? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। और भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अस्पृश्यता की समाप्ति अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संघवाद काफ़ी हद तक कनाडा के संविधान से प्रेरित है। और भारतीय संविधान में ये जो यूनियन ऑफ स्टेट की अवधारणा है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के प्रारंभ में ही कहा गया है, प्रारंभिक अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 1 में, कि इंडिया दैट इज भारत इज द विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में लोकायुक्त कौन है उत्तर प्रदेश के? तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। न्यायमूर्ति संजय मिश्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश को लोकायुक्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है। तो देखिए ये प्रश्न दोहराया है, केसी वीयर का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 124 में। और अनुच्छेद 21 से जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो सही उत्तर है 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मूल अधिकार माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस एक संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है? तो ये है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा भारत के संविधान में जो आंतरिक अशांति शब्द था उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा चार्टर के 10वें अनुच्छेद में जो है महासभा के कार्य और उनके शक्तियों का वर्णन किया गया है। और 11वां अनुच्छेद जो है वो निशस्त्रीकरण के नियंत्रण के बारे में प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया था? तो ये है दोस्तों संविधान के 21वें भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया था। और अनुच्छेद 370 दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन वर्तमान में इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है। और अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करके भारत के सामान्य राज्य की तरह ही उनको केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा यानी यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया था? तो याद रखिएगा 1968 में सबसे पहले भारत में लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित विधेयक पेश किया गया था और इसकी संस्तुति प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति और संरचना से संबंधित है? तो ये आपको याद रहना चाहिए, अनुच्छेद 169। इसमें राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति और संरचना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 233। इसमें जिला जज की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा अपना राजनीतिक गुरु किसे माना गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले यानी जीके गोखले को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
अगला प्रश्न है, कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर जो है वो लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो सही उत्तर है, संसद के अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, लोकपाल जो है ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है। ओम्बुड्समैन दोस्तों ये प्रारंभ में स्कैंडिनेवियन देशों में जनहित रक्षक के रूप में सामने आया था और भारत में इसको लोकपाल के नाम से अभिहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? ये है अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 प्रतिनिधित्व करता है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है और ये भारत के संविधान की नमनीयता और कठोरता दोनों का वर्णन करता है, क्योंकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कई सारे प्रावधान ऐसे हैं जिसमें 2/3 बहुमत और राज्यों के समर्थन की भी आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत की शासन प्रणाली संसदीय है, किंतु इस प्रणाली में एक ऐसा तत्व है जो बहुधा संसदीय प्रणाली में नहीं पाया जाता है, वो कौन सा तत्व है? तो ये तत्व है दोस्तों संसद की सर्वोच्चता। दोस्तों, संसद की सर्वोच्चता संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में है। ब्रिटेन के संविधान में या ब्रिटेन के शासन व्यवस्था में ऐसा देखा जा सकता है, लेकिन भारत के संविधान में संसद की सर्वोच्चता नहीं बल्कि संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कर सकती है? तो सही उत्तर है 14 दिन के लिए। अगला प्रश्न है, कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? तो श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थीं और ये प्रथम महिला राज्यपाल भी थीं। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने का केवल एकमात्र कारण है, वो है संविधान का उल्लंघन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अनन्य अधिकार है किस मामले में? तो राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए अनन्य अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324। याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 भारत में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 51क। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, सर्व क्षमा नहीं है, अधिकार परीक्षा है। तो 5 तरह के जो हैं संवैधानिक उपचारों में 5 उपचार हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। इसमें सर्व क्षमा संवैधानिक उपचार का अधिकार नहीं है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र 2015 का अंतिम प्रश्न है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है भाषा से संबंधित है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और बहुत जल्दी हमने इस पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिया। प्रश्न पत्र बहुत कठिन नहीं है, कुछ कथन हैं जो थोड़े से टिपिकल हैं, आप उनको अलग से नोट कर लीजिएगा और इस प्रश्न पत्र को आसानी से आप दोहरा सकते हैं वीडियो को देखते समय, और जहाँ पे न समझ में आए वहाँ पर आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।